हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के हाजिर हूं और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट की ये दूसरी क्लास। तो पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ी जिसमें हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट में जो है लीनियर अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि जब रेखीय क्रम की बात हो, जब लीनियर अरेंजमेंट की बात हो और जब सिंगल लाइन की बात हो तो किस प्रकार से आप लेफ्ट एंड लेंगे, किस प्रकार से आप राइट एंड लेंगे, ठीक है ना। और जो उस पंक्ति में बैठेगा, ठीक है, उसका लेफ्ट राइट किस प्रकार से आप लेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी सीटिंग अरेंजमेंट में, लीनियर अरेंजमेंट में, कि जब जो है आपकी दो लाइनें दी गई हों, जब दो लाइन में लोग बैठे हों, उनका चेहरा आमने सामने हो, तो वहाँ पर किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आप वहाँ पर लेफ्ट राइट लेंगे। तो आज की क्लास भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है ना। हर एक एग्जाम में, चाहे आपका वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बैंक के दृष्टिकोण से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से फिर पजल की बारी आती है। अगर सीटिंग अरेंजमेंट आपने अच्छे से पढ़ लिया तो पजल को भी सॉल्व करने में आपको बहुत सहायता मिलती है। तो चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जो है दो लाइनों में, दो पंक्तियों में जब लोग बैठते हैं तो किस प्रकार से आप उनका लेफ्ट राइट लेते हैं। और बाकी मैंने आपको जो है पहली क्लास में समझाया कि जहाँ से आप पंक्ति को ड्रॉ करना शुरू करते हैं, अर्थात जहाँ से पंक्ति को आप बनाना शुरू करते हैं वो आपका लेफ्ट एंड होता है, अर्थात बायां छोर होता है। जहाँ पे पंक्ति आपकी खत्म होती है वो आपका राइट एंड होता है, अर्थात दायां छोर होता है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं, आपको हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमेशा जो है आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन देती हैं कि 1 मिनट की सफलता, 1 मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है। आप सोचते हैं कि मैं सफल होऊंगा, और जिस दिन आप सफल हो गए उस दिन आपको पता भी नहीं चला कि मुझे सफलता मिल गई, मेरा लक्ष्य मुझे मिल गया। और उस दिन जो खुशी होती है वो सारी असफलताओं को हम भूल जाते हैं और वो सफलता हमें याद रहती है। और बाकी जितनी हमने असफलताएं झेली, जितने हमने कष्ट झेले, जितना हमने हार्ड वर्क किया, उसके लिए जितने हमने ताने लोगों के झेले, वो सारी चीज़ें भूल जाती हैं उस 1 मिनट की सफलता से। तो जितना सोचने में अच्छा लगता है कि हम सफल हो जाएंगे, तो जब जिस दिन सफलता मिल जाएगी उस दिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई आप सफल हो गए। और उस दिन जो खुशी होगी वो आपके सिवा दूसरा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप उन चीज़ों को जो है फेस कर रहे हैं, आप अपने टाइम को, आप अपनी उन चीज़ों को, कि भाई इस समय आपके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है आपकी चीज़ों को समझने वाला। आप उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि हाँ भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप किन चीज़ों को आगे फेस करने वाले हैं। उस जो समय आपका ये बीत रहा है दोबारा कभी वापस नहीं आएगा, हमको लगातार आगे बढ़ना है। तो वो जो सफलता है उन सारी चीज़ों को भुला देती है। तो चलिए भाई इन्हीं लाइंस के द्वारा आज की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लीनियर अरेंजमेंट में जब सिंगल लाइन की बात आई तो सिंगल लाइन में मैंने आपको बताया था, अगर बात सिंगल लाइन की करते हैं, ठीक है ना, सिंगल लाइन की जब हमने बात की तो उसमें मैंने आपको बताया कि सिंगल लाइन में जब कोई व्यक्ति बैठता है तो इस प्रकार से आप लाइन को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गई। जहाँ से आपने लाइन को ड्रॉ किया ये आपका लेफ्ट एंड हो गया, ये आपका लेफ्ट एंड हो गया, अर्थात बायां छोर हो गया। क्या हो गया? बायां छोर, ठीक है ना, ये हो गया आपका बायां छोर। और जहां पर पंक्ति आपकी खत्म हुई है ये हो गया आपका राइट एंड, ये हो गया आपका राइट एंड, अर्थात ये हो गया आपका दायां छोर।
ये हो गया आपका दायां छोर, ठीक है ना, ये हो गया आपका दायां छोर, ठीक है। और इस पंक्ति में जो लोग बैठेंगे, ठीक है ना, जो व्यक्ति बैठेंगे, ठीक है, उनका लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेंगे, तो उनका लेफ्ट राइट आपका जो लेफ्ट राइट होगा उसी के अकॉर्डिंग से लेना है, ठीक है ना। जब आप इसको ड्रॉ करें, जैसे मैं इसको बोर्ड पे बना रहा हूं तो मैं ये मान के बना रहा हूं कि ये लोग उसी प्रकार से बैठे हैं जैसे कि मैं खड़ा हूं, ठीक है ना। ये कभी नहीं सोचना कि ये मेरी तरफ देख रहे हैं, अगर ये सोचेंगे तो फिर लेफ्ट राइट में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हमेशा ये सोचना है कि ये हमारी तरह ही देख रहे हैं, और जब हमारी तरह देख रहे हैं तो इस प्रकार से हम बैठे हैं, तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, आप, तो ये मेरा आपका राइट है और ये मेरा आपका लेफ्ट है, ठीक है ना। भाई मेरा चेहरा आपका आपकी तरफ हो गया, तो फिर आपका लेफ्ट राइट मेरा लेफ्ट राइट डिफरेंट हो गया, जो आपका लेफ्ट है वो मेरा राइट है, जो आपका राइट है वो मेरा लेफ्ट है। लेकिन जैसे ही मेरा चेहरा बोर्ड की तरफ होता है तो आपका लेफ्ट राइट और मेरा लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है। तो हमेशा आपको ये मान के चलना है कि आपकी तरह बैठे हैं, कभी ये नहीं मानना कि आपकी तरफ देख रहे हैं, ये देख रहे, ये मान के चलना है कि आपकी तरह देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, यहाँ पे पंक्ति में जो भी व्यक्ति बैठेगा उसका लेफ्ट राइट आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जब भी आपका लीनियर अरेंजमेंट से आएगा, आपको मैंने बताया है कि हमेशा वहां पे कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर दिया जाएगा, लेकिन आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं, आपको इसी प्रकार से लाइन को ड्रॉ करना है और इसी प्रकार से आपको लेफ्ट राइट लेना है सिंगल लाइन में। अब जरा बात कर लेते हैं डबल लाइन की। जब दो पंक्ति में लोग बैठे हों तब कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, तो अब बात करते हैं डबल लाइन, ठीक है ना। डबल लाइन अर्थात जब दो, या डबल रो कह सकते हैं, डबल रो कह लो, ठीक है ना, डबल रो सिंगल रो, डबल रो अर्थात दो पंक्तियां, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसको रो कर लेते हैं, लाइन हटा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रो कर देते हैं। जब सिंगल रो और डबल रो की बात आती है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो है आपका जब डबल रो की बात आएगी तो सबसे पहले देखो इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ करेंगे, एक रो ये होगी और एक रो आपकी ये होगी, ठीक है ना, ये दो रो हो गई। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों रो में जो व्यक्ति बैठेंगे उनकी संख्या समान होगी, दोनों पंक्तियों में जो व्यक्ति बैठेंगे उनकी संख्या समान होगी। अगर जो है, अगर 3 आपके इस रो में है तो 3 ही आपके इस रो में होंगे, और इसकी प्रॉपर जानकारी आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर की रो में या पहली रो में आपके 3 लोग हैं और एक रो में आपके 4 लोग हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों पंक्ति में जितने लोग बैठेंगे उनकी संख्या समान होगी, पहला पॉइंट। अब देखो, इसको आप फर्स्ट रो मान लीजिए, इसको आप सेकंड रो मान लीजिए, इनमें किसी को भी आप फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट रो में बैठे हैं उनका चेहरा नॉर्थ में है, उनका चेहरा कहाँ है, तो आपने कहा नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो जो सेकंड रो में बैठे हैं, जो सेकंड रो में बैठे हैं उनका चेहरा कहाँ होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा, उनका चेहरा कहाँ होगा, साउथ डायरेक्शन में। क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं, ये फेस टू फेस बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बस एक चीज आपको याद रखनी है, किसी भी रो को आप फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल एक चीज आपको याद रखना है, लेफ्ट राइट, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट। अगर जैसे इसको मैंने रो फर्स्ट माना और यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है उसको मैंने मान लिया कि ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है, जो व्यक्ति बैठा है उसका, ठीक है ना, जो व्यक्ति बैठा है उसका ये राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है। तो इस रो में जो व्यक्ति बैठा है इसका चेहरा इसके सामने है, अर्थात इस रो में जो व्यक्ति बैठा है उसका ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, उसका आपने कहा राइट, क्योंकि ये दोनों फेस टू फेस बात कर रहे हैं, दोनों आमने सामने बैठे हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, दोनों का अलग अलग होगा। अगर इसका जो है, जो ये व्यक्ति ए है और ये व्यक्ति आपका बी है,
तो ए का ये राइट है तो बी का ये लेफ्ट होगा, ए का ये लेफ्ट है तो बी का ये क्या होगा, राइट होगा। इतनी बात क्लियर है। दूसरा एक पॉइंट आपको और याद रखना है, इसमें एक वर्ड यूज होता है डायगोनल, ठीक है ना, डायगोनली बैठे हैं अर्थात विकर्णवत बैठे हैं। तो जब भी डायगोनल वर्ड आएगा तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट को मिलाएगा, लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट को मिलाएगा। अगर सी यहां पर बैठा है और सी जो है सी के डायगोनली डी बैठा है, सी के विकर्णवत डी बैठा है, तो सी अगर यहां होगा तो तुरंत डी यहां पर बैठ जाएगा। सी अगर यहां होता तो डी डायरेक्ट यहां पर बैठ जाता। क्लियर है। तो डायगोनल वर्ड जब भी आएगा या विकर्णवत वर्ड जब भी आएगा, शब्द जब भी आएगा, हमेशा जो है लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट वहां पर मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये जो है लेफ्ट राइट क्लियर हो गया कि पंक्ति फर्स्ट में जो लोग बैठे हैं उनका लेफ्ट राइट आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, तो जो पंक्ति सेकंड में लोग बैठेंगे उनका लेफ्ट राइट जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिधर जो है पंक्ति फर्स्ट में बैठे लोगों का जो है राइट होगा, उधर जो है उनका क्या होगा, लेफ्ट। इनका जिधर लेफ्ट होगा तो इनका क्या होगा, राइट। दूसरा वर्ड जो है आपका डायगोनल, तो डायगोनल जो है हमेशा लास्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट को मिलाना। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। लेफ्ट राइट कैसे लेना है, डायगोनल कैसे बैठाना है, इतनी बात क्लियर है। तो यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो सिंगल रो में कैसे लोगों को बैठाना है, डबल रो में कैसे लोगों को बैठाना है, बात क्लियर हो गई। और दोनों रो में 4 लोग, अगर भाई जितने लोग भी होंगे दोनों में समान होंगे, अगर पहले में 4 है तो ऊपर भी 4 ही होंगे। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो डायरेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के लिए है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 6 persons A, B, C, D, E and F are sitting in 2 rows, 3 in each। 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 हैं। अब देखो पहला पॉइंट दिया गया कि E is not at the end of any row, E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि D is second to the left of F, D F के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तीसरा पॉइंट है कि C is the neighbor of E, is sitting diagonally opposite to D, B is the neighbor of F, E का पड़ोसी C D के विकर्णवत विपरीत बैठा है, B F का पड़ोसी है। अब देखो यहाँ पे, तो देखो अब यहाँ पे क्लियर आपको बताया गया है कि 2 पंक्ति में लोग बैठे हैं, प्रत्येक में 3 है, दिया गया देखो, ठीक है। 3 in each, प्रत्येक पंक्ति में 3 लोग हैं। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम 2 पंक्ति आपने इस प्रकार से खींच दी, ये फर्स्ट और ये हो गई आपकी सेकेंड, ठीक है ना। ये आपका जो है फर्स्ट रो, ये आपकी सेकेंड रो। प्रत्येक कितने लोग बैठे हैं, 3, 1 2 and 3, यहाँ पे 1 2 and 3, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि E is not at the end of any row, E किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। E चाहे पंक्ति फर्स्ट में आप बैठाओ और चाहे आप सेकंड में बैठाओ, किसी में भी वह एंड में नहीं बैठेगा, अर्थात E या तो यहाँ बैठेगा, E या तो यहाँ बैठेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे जरा आ जाइए, यहाँ पर देखो दूसरा पॉइंट, D is the second to the left of F। अब देखो ये नहीं दिया गया क्लियर कि कौन पंक्ति फर्स्ट में बैठा है, कौन पंक्ति सेकंड में बैठा है। तो किसी भी पंक्ति में आप D और F को बैठा सकते हैं। अब देखो हमने पंक्ति फर्स्ट का लेफ्ट राइट अपने अकॉर्डिंग माना, अपने अकॉर्डिंग मतलब हो गया कि ये मेरा क्या है, राइट है, ये मेरा क्या है, लेफ्ट है। तो जो पंक्ति सेकंड में लोग बैठे हैं उनका लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, उनका लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा, उनका राइट, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर मैं पंक्ति फर्स्ट में यहाँ पे D और F को बैठाता हूँ, तो यहाँ पे क्या गया कि D इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। तो आपने कहा सर F यहाँ पर होगा तो D यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि D F के बाएं से दूसरे स्थान पर है। जब भी किसी की लेफ्ट या राइट में आपको काउंट करना है तो उसको छोड़ के काउंट करना है, उसको साथ में लेके काउंट नहीं करना, ठीक है। तो ये D और F बैठ गए। अब देखो आगे क्या कह रहा है, C इज द नेबर ऑफ E,
इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी। तो डी अगर यहाँ है तो सी यहाँ होगा, ये भी क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया कि डायगोनली कैसे बैठाना है। देखो डायगोनली अगर इस एंड में सी है तो यहाँ पे तुरंत डी बैठ जाएगा, यहाँ पे डी है तो तुरंत यहाँ पे सी बैठ जाएगा। तो यहाँ पे जब कहा गया कि भाई जो सी है वह ई का क्या है, पड़ोसी है और डी के विकर्णवत बैठा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो डी यहाँ पे तो सी यहाँ पे पहुँच गया। अब ये भी क्लियर हो गया कि सर यहीं पर ई होगा, क्यों? क्योंकि सी द नेबर ऑफ ई, सी जो है वह ई का क्या है, पड़ोसी है। तो सी है तो सी भाई सी के बगल में ई यहीं पर बैठेगा। अब ये भी क्लियर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, और बी इज द नेबर ऑफ एफ, बी जो है वह एफ का पड़ोसी है, तो बी यहाँ पे हो गया। एक व्यक्ति ए बच गया तो ए आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट बन के हमारा तैयार हो गया जो है इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब आपको आंसर देना है फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन का इसी डायरेक्शन के आधार पे। तो ये आपका अरेंजमेंट है। सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के विकर्णवत बैठे हैं। तो आपने कहा एक तो बैठा है आपका सी डी, एक बैठा है ए एफ, ठीक है ना। एक कौन बैठा है, तो आपने कहा सी डी बैठा है, ठीक है ना। सी और डी एक दूसरे के विकर्णवत बैठे हैं। तो एक तो सी डी है और दूसरा आपका ए और आपका एफ है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो एफ सी नहीं, ए डी नहीं, ए सी नहीं, ए एफ सही होगा। देखो ए और एफ आपका सही है, ए एफ आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को केवल जो है ना आपको जो सिटिंग अरेंजमेंट को बनाने में जो टाइम लगेगा, ठीक है ना। आपको लगा सर 4 क्वेश्चन इस इंस्ट्रक्शन से पूछे गए तो टाइम लगा क्या, नहीं। जितना केवल टाइम किस में लगेगा, जो हमें अरेंजमेंट को बनाने में टाइम लगेगा, आंसर को देने में टाइम नहीं लगने वाला। तो देखो पहले का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द सेम रो, निम्नलिखित में से कौन एक ही पंक्ति में है, ए एंड ई एंड डी, सी एंड बी, ए एंड बी, सी एंड ई। तो आपने कहा कि पहली पंक्ति में है डी बी एफ, दूसरे में है ए ई सी, ठीक है ना। तो ए सी साथ में होंगे, ए सी दिया गया नहीं, ए सी नहीं ई सी है, बिल्कुल ई और सी भी साथ में है। क्योंकि जो सी है वह आपका जो है ई का क्या है, नेबर है, पड़ोसी है। तो सी और ई साथ में बैठे हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, निम्नलिखित में से कौन दो पंक्तियों में से एक में है, ठीक है ना। कौन दो पंक्तियों में से एक में है, एफ बी सी। तो आपने कहा एफ बी सी, तो एफ जो है एफ और बी के साथ में डी है, एफ और बी के साथ में डी है, ए और सी के साथ में ई है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, सी ई बी, नहीं ये भी गलत, सी और ई के साथ में ए है, ये सही है। डी बी एफ आपका सही है, ठीक है ना। डी बी और एफ ये तीनों एक ही पंक्ति में है, देख लो भाई, डी बी एफ ये तीनों एक पंक्ति में हैं। तो ऑप्शन जो है आपका सी ओ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग सीट विथ ई, हु विल बी द नेबर ऑफ डी इन द न्यू पोजीशन। ई के साथ सीट बदलने के बाद नई स्थिति में डी का पड़ोसी कौन होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो है डी और ई को आपस में क्या करना है, अपनी सीट को इंटरचेंज कर लेना है। और उसके बाद आपको बताना है कि जब डी जो है ई के साथ अपनी सीट को इंटरचेंज कर लेगा तो उसका नया पड़ोसी कौन हो जाएगा। तो आपने कहा कि अरेंजमेंट ये है, अरेंजमेंट आपका जो है अरेंजमेंट ये है, डी को किसके साथ बदलना है, सीट ई के साथ। तो आपने कहा कि यहाँ पर ई आ जाएगा और यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में डी का पड़ोसी ए भी है और सी भी है, ठीक है। तो डी का पड़ोसी कौन हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएंगे।
ए और सी दोनों हो जाएंगे, तो सी और ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो केवल जो आपको टाइम लगेगा वो केवल अरेंजमेंट को बनाने में लगने वाला है। आंसर तो जैसे अरेंजमेंट बनेगा तो आंसर तो आप सेकेंडों में दे देंगे, और अगर आपका अरेंजमेंट सही है तो सारे के सारे आंसर भी आपके सही होंगे। और अगर अरेंजमेंट गलत हो गया तो अगर आपसे 4 या 5 क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं उसमें से 1-2 तो सही हो जाएंगे लेकिन बाकी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट बनाने में आपको बहुत ध्यान से बनाना है ताकि गलत ना होने पाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए डायरेक्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। 6 चिल्ड्रन B, D, C, M, J and K are split into 2 groups of 3 each and are made to stand in 2 rows in such a way that a child in one row is exactly facing a child in the other row। 6 बच्चों B, D, C, M, J और K को 3-3 के 2 समूहों में विभाजित किया गया है और उन्हें 2 पंक्तियों में इस तरह खड़ा किया गया है कि एक पंक्ति का बच्चा दूसरी पंक्ति के बच्चे के ठीक सामने है। अब देखो दूसरा पॉइंट करके कि M इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो एंड इज टू द राइट ऑफ J हु इज फेसिंग C, K इज टू द लेफ्ट ऑफ D हु इज फेसिंग M। M किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है और J के दाहिनी ओर है जो C के सामने है। K D के बाईं ओर है जो M के सामने है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या काम किया, 2 पंक्ति इस प्रकार से खींच दी, 2 पंक्तियां आपने खींच दी। ये आपकी फर्स्ट रो और ये आपकी सेकंड। या इसको आप फर्स्ट मान लें, ऊपर वाले को सेकंड मान लें। ये फर्स्ट रो मान लीजिए, इसको आप सेकंड रो मान लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 3 लोग इस पंक्ति में बैठेंगे 1, 2 and 3 और 3 लोग इस पंक्ति में बैठेंगे 1, 2 and 3। ठीक है, इस पंक्ति में जो लोग बैठेंगे उनका लेफ्ट राइट आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे। ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। इस पंक्ति में जो लोग बैठेंगे उनका लेफ्ट राइट बदल जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा उनका जो है लेफ्ट और ये क्या हो जाएगा उनका राइट। ठीक है, क्लियर। अब आ जाइए क्वेश्चन पे। अच्छा, ये आपको इस क्वेश्चन में भी नहीं बताया गया कि भाई कौन फर्स्ट रो में बैठा है कौन सेकंड रो में बैठा है, तो किसी को भी आप फर्स्ट या सेकंड रो में बैठा सकते हैं। ठीक है, अब जरा जाइए क्वेश्चन देखिए। M इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, M या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ठीक है, अब देखो और क्या कह रहे हैं, एंड इज टू द राइट ऑफ J हु इज फेसिंग C। तो अब देखो जो M है वह किसी पंक्ति के अंत में नहीं और J के दाहिनी ओर है जो C की तरफ क्या है, जो C के सामने है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं M को यहाँ पर लेता हूँ, अगर मैं M को यहाँ पर लेता हूँ तो यहाँ पर J हो जाएगा और यहाँ पे आपका C हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर मैंने M को यहाँ पर ले लिया तो M कहाँ है, J के राइट में है और C के कहाँ है, C के जो है सामने बैठा है, हु इज फेसिंग C। और जो हु वर्ड होता है ये हमेशा अपने नज़दीक वाले को डिफाइन करता है। अगर हिंदी में हम बात करें तो जो वर्ड है ये हमेशा जो है अपने नज़दीक वाले को डिफाइन करेगा, अर्थात ये जे के बारे में आगे आपको बता रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे, अब अगर यहाँ पे M बैठता, ठीक है ना, जे यहाँ होता C यहाँ होता। ठीक है, आंसर दोनों से एक ही आएगा, आंसर दोनों से अलग अलग नहीं आएगा। आगे कह रहा है कि K इज टू द लेफ्ट ऑफ D हु इज फेसिंग M। अब देखो तो M के सामने कौन है, तो आपने कहा M के सामने D है। M के सामने कौन है, D है। तो जब M यहाँ है तो यहाँ पे कौन होगा, D। ठीक है ना, और K होगा यहाँ पर। तो एक व्यक्ति कौन बच गया, देखो जरा, B D C, B बच गया। तो B को बैठा दो आप यहाँ पर, B को बैठा दो आपको यहाँ पर। ये अरेंजमेंट आपका बनके तैयार हो गया। कितना समय लगा देखिए अरेंजमेंट को बनाने में, मुश्किल से मुश्किल आपको जो है 1 मिनट, और उसमें जो है आपने अब आंसर देने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड। आंसर देने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड लगेंगे।
तो जो टाइम आपको लगने वाला है वो केवल अरेंजमेंट को बनाने में लगने वाला है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन जब आते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन देख के हम उसको स्किप कर देते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। जबकि जब आप उसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। जब घर पहुंचे फिर आपने सॉल्व किया, फिर हमने कहा ये तो यार बहुत आसान था, फिर आपको वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, अरे यार ये कर लेते तो 5 नंबर तो कम से कम अपने क्लियर हो जाते। क्योंकि ये तो कंपटीशन है, यहाँ तो एक एक नंबर की लड़ाई है। एक नंबर की बात छोड़ दो, यहाँ तो पॉइंट की लड़ाई चल रही है, यहाँ तो पॉइंट पे गेम होता है। अगर एक पॉइंट आपका जो है प्लस हो गया तो आप जीत गए, अगर एक पॉइंट आपका माइनस हो गया तो आप हार गए। तो यहाँ तो पॉइंट की बात है, नंबर की आप बात छोड़ दो। इसलिए जो है आपको बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करना है। जो भी सब्जेक्ट आपको आता है उसमें इतना अपने आप को बेस्ट बनाइए कि जब भी उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर वहां से किंतु परंतु लेकिन नहीं लगे, कोशिश लगातार करते रहिए। परफेक्ट कभी नहीं कोई बन सकता, लेकिन कोशिश करना चाहिए ना अपने आप को हमेशा बेस्ट बनाने की। हाँ, ईगो कभी नहीं लेके आओ कि नहीं भाई मैं सबसे बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। हमसे भी अच्छा बहुत लोग कर सकते हैं, मुझसे भी अच्छा बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको ये जो है कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छा से अच्छा पढ़ा सकूँ। तो यहाँ पर ईगो नहीं लाना, यहाँ पे केवल अपने आप को जो है ये करना कि नहीं भाई मैं ये चीज़ अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए एक चीज़ कर रहा हूँ ताकि मैं अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाऊँ और जो लक्ष्य है मेरा मैं उसको प्राप्त कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो ये अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए तो इस इंस्ट्रक्शन पे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के निकटतम बाईं ओर कौन है। तो आपने कहा बी कहाँ पर बैठा है, तो आपने कहा बी यहाँ पर बैठा है और बी का लेफ्ट ये होगा, बी के लेफ्ट में कौन होगा आपका एम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एम, ठीक है ना, ठीक है। या इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका एम। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन इज इन द सेम रो, निम्नलिखित में से बच्चों का कौन समूह एक ही पंक्ति में है। तो आपने कहा एक पंक्ति की अगर बात करें तो एक पंक्ति में है बी एम जे और एक पंक्ति में है के डी सी, बी एम जे के डी सी। तो के डी सी ये तो नहीं होगा, बी एम डी नहीं, एम जे के नहीं, एम जे के है कि नहीं, एम जे के नहीं है, एम जे बी एम जे है और एम जे डी है शायद, नहीं एम जे डी भी नहीं है, एम जे डी भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन में दिए गए कोई भी तीनों रो में एक साथ नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है ये आपका जो है जो डायरेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के लिए है। सबसे पहले हम जो है इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेते हैं, उसके आधार पे अरेंजमेंट को बनाते हैं और फिर हम क्वेश्चन के आंसर को करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए आपका इंस्ट्रक्शन है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। A, B, C, D, E, F and G are 7 people sitting in a straight line facing north, not necessarily in the same order. Only two people sit between F and G sits second to the left of B, D sits third to the left of C. ये इज यहाँ से हटा दिए, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। D sits third to the left of C, E sits exactly between G and B sits immediate right end of the row. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है वो आपका सिंगल रो का है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन किस रो का है, सिंगल रो पे लोग बैठे हैं, ठीक है। जरा हिंदी में पढ़ लेते हैं कि A, B, C, D, E, F और G ये 7 लोग एक सीधी पंक्ति में उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं। आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में F और G के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं और G B के बाएं दूसरा बैठा है।
डी सी के बाएं तीसरा बैठा है, ई जी और बी के ठीक बीच में बैठा है और बी पंक्ति के तुरंत दाएं सिरे पर बैठा है। अब देखो यहाँ पर आपको मैंने शुरुआत बताया था, जब भी जो है सीटिंग अरेंजमेंट में जो है रेखीय क्रम की बात होती है, लीनियर अरेंजमेंट की बात होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर कोई ना कोई आपको डायरेक्शन जरूर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कि इनका जो चेहरा है, जो सातों लोग बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ, अर्थात जो है नॉर्थ की तरफ चेहरा करके बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है सिंगल रो की। किसकी बात हो रही है, सिंगल रो की। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हमने एक रो खींच दी इस प्रकार से। कितने लोग बैठे हैं, 7 पर्सन। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, 7। तो कुछ लोग ऐसे बैठ जाएंगे, ये हो गया 7, ठीक है। तो ये 7 लोग इस प्रकार से बैठे हैं। अब देखो सिंगल रो में आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद उस चीज पर फोकस करना है जिसका क्लियर स्थान दिया गया हो। जैसे यहाँ पे अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो पूरे क्वेश्चन में दिया गया है कि सबसे लास्ट लाइन पढ़िए कि ई सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड बी सिट्स इमीडिएट राइट एंड ऑफ द रो, ठीक है ना। तो B जो है, B का एग्जैक्ट स्थान दिया गया है, B को दिया गया कि B जो है दाएं सिरे पर बैठा है। अब आपको पता है कि भाई जहां से पंक्ति हमने ड्रॉ करना शुरू की लेफ्ट एंड है, जहां पे पंक्ति खत्म हो ये आपका राइट एंड है। तो जो आपका B है वो यहां पर बैठेगा, B जो है वो यहां पर बैठेगा। B का स्थान एकदम क्लियर हो गया। अब आप इसको यहां से बिल्कुल भी हटा नहीं सकते। अब देखो B का आगे स्थान क्लियर हो गया, तो अब B के साथ में क्या दिया गया कि E सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन G एंड B। तो आपने कहा सर यहाँ पे E होगा और यहाँ पे कौन हो जाएगा, आपका G हो जाएगा, क्योंकि E जो है वह B और G के कहाँ बैठा है, बीच में बैठा है। अब देखो जरा G के बारे में कुछ और दिया गया है। आपने कहा शुरुआत में अगर पढ़े तो दिया गया है कि ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन F एंड G। तो G की स्थिति भी क्लियर है, तो 1 2 यहाँ पे आपका F आ जाएगा, क्योंकि F और G के बीच में 2 लोग बैठे हैं। एंड G सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B, और जो आपका G है वो आपका B के सेकेंड में दूसरा बैठा है, लेफ्ट में दूसरा बैठा है, ये भी क्लियर है, ठीक है। तो पहले से क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब देखो आगे क्या है, D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, ठीक है ना, D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। अब देखो ये 3 प्लेस आपके पास बचे हैं C और D को बिठाने के लिए। तो जो D है, ठीक है ना, जो D है वो C के बाएं तीसरा है। D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। लेफ्ट आपका यही तो होगा, लेफ्ट आपका क्या होगा, ये होगा C का, ठीक है ना। जो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, जो आपका राइट उसका राइट, ठीक है। तो अगर देखो अब C को अगर मैं यहाँ पे बैठाऊंगा तभी 1 2 3 D यहाँ पर बैठ पाएगा, अन्यथा अगर C को मैं यहाँ बैठाता तो फिर D नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी लेफ्ट राइट आपको किसी के भी लेफ्ट राइट को काउंट करना है, उसके लेफ्ट राइट में कोई व्यक्ति बैठा उसको बैठाना है, तो उसको हमेशा छोड़ करके आपको काउंट करना है, उसको साथ में लेके काउंट नहीं करना। तो यहाँ पे जो है D C के लेफ्ट में तीसरा है, बाएं में तीसरा है, तो 1 2 3 D यहाँ पर हो जाएगा। और एक व्यक्ति कौन बच गया, आपने कहा A, तो A को आप यहाँ पर बैठा दो। ये पूरा आपका अरेंजमेंट बन करके हो गया तैयार। ये पूरा अरेंजमेंट आपका जो है इस शर्त के अकॉर्डिंग बन गया, जो आपकी कंडीशन, जो शर्त इसमें दी गई है। क्लियर है, समझ में बात आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये तो अरेंजमेंट बन के अभी तैयार हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द रो, निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के तुरंत बाएं बैठा है। अब देखो यहाँ पे इमीडिएटली लेफ्ट का मतलब लेफ्ट इंड से है, ठीक है ना। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब किससे है, लेफ्ट इंड से है। तो लेफ्ट इंड में कौन बैठा है, यहाँ पे D बैठा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका D होगा। तो यहाँ पे देखो किस ऑप्शन में D दिया गया है, आपने कहा D में ही D दिया गया, तो ऑप्शन D ही सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजीशन in the above arrangement, so they form a group which is the one which does not belong to this group.
उपरोक्त व्यवस्था में अपने बैठने के स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। अब देखो इस अरेंजमेंट को जरा यहाँ पर बना लेते हैं ताकि हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अरेंजमेंट आपका किस प्रकार से बना है जरा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा आपका DFAC, DFAC, D, फिर F, फिर आपका A, फिर आपका C, और यहाँ पे आ जाएगा आपका G, यहाँ पे E, यहाँ पे B। यही तो है देखो, DFAC, DFAC, GEB, ठीक है ना, GEB। तो ये आपका अरेंजमेंट है। अब देखो ये 5 आपको ग्रुप दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आपका ये अरेंजमेंट है इसके आधार पर इन 5 में से 4 किसी प्रकार से समान है, लेकिन एक उनमें से डिफरेंट है, एक उनमें से अलग है। कौन सा है ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पर देखो पहला है AG, पहला क्या है AG, तो आपने कहा A और G, तो A और G के बीच में एक पर्सन आपका C बैठा है, ठीक है। CE, देखो ये भी C और E के बीच में एक पर्सन आपका G बैठा है, ठीक है। DA, D और A के बीच में एक पर्सन आपका F बैठा है, ठीक है। AF, अब देखो A और F के बीच में कोई नहीं बैठा। GB की बात करें तो G और B के बीच में भी एक पर्सन आपका E बैठा है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा AF। यहाँ पे अलग क्या हो जाएगा आपका AF जो है इससे अलग होगा, चूंकि इनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा है। तो बाकी जो 4 हैं वो आपस में अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन उस ग्रुप में AF नहीं आता। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे? ठीक है ना भाई। ये जो 5 ऑप्शन आपके दिए गए हैं इनमें से 4 जो है इस अरेंजमेंट के आधार पे अपने आप में ग्रुप बनाते हैं। तो आपने कहा जैसे ए जी की बात करें तो ए और जी के बीच में एक पर्सन सी है आपका, सीई की बात करें तो सी और ई के बीच में एक पर्सन जी है आपका, डी और ए के बीच में एक पर्सन एफ है। देखो तीनों सेम कंडीशन है तीनों के बैठने की अरेंजमेंट की। ए एफ की बात करें तो ए और एफ के बीच में कोई भी आपका जो है व्यक्ति नहीं बैठा। जी और बी के बीच में भी एक व्यक्ति आपका ई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी अरेंजमेंट पे बेस्ड है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच कितने लोग बैठे हैं? एफ और ई के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो एफ और ई के बीच 1 2 3 3 लोग बैठे हैं। तो एफ और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एफ और ई के बीच कितने लोग बैठे हैं? 3 पर्सन्स बैठे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो। निम्नलिखित में से कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है? तो एक काम करते हैं, इस अरेंजमेंट को यहाँ पर भी बना लेते हैं ताकि अगले क्वेश्चन का भी आंसर हम आसानी से दे पाएँ। ठीक है ना, ये अरेंजमेंट यहाँ पे भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे तो आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे आपने कहा B आ जाएगा, यहाँ पे आपका E आ जाएगा, यहाँ पे आपका G आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले क्या आएगा? तो आपने कहा कि DFAC आएगा, DFAC D F A और C। तो उसने पूछा कि मिडिल में कौन है? तो आपने कहा कि भाई मिडिल में देखो 3 इधर चले गए 3 इधर चले गए, मिडिल में कौन बच गया? अकेला C। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, मिडिल में कौन हो जाएगा? तो आपका सी है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 11th नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है? ए के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है? थर्ड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट। तो यहाँ पर देखो ए कहाँ बैठा है, ई कहाँ बैठा है। तो यहाँ पे आपको ए के संदर्भ में ई का स्थान बताना है। ठीक है ना, तो ई की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बताना है? ए के रिस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ पर ए यहाँ है, ई यहाँ है। आपको ये पता है कि इस पंक्ति में जो लोग बैठे हैं
उनका लेफ्ट राइट आपके अकॉर्डिंग ही होगा। ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। तो ए की रिस्पेक्ट में जो ई की हम बात करें तो राइट में थर्ड प्लेस पे बैठा है। देखो इसके राइट में है 1 2 3, तो राइट को थर्ड बैठा है, दाएं को तीसरा बैठा है, तो थर्ड टू द राइट ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ई है वो है ए के रिस्पेक्ट में दाएं को तीसरा बैठा है। क्लियर, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए ये आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 12 से क्वेश्चन नंबर 16 तक के लिए। तो है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको क्वेश्चन इसलिए बड़ा दिख रहा है, पूरे बोर्ड पे दिख रहा है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चूंकि मैंने कहा ना शुरुआत में देख के क्या होता है कि जैसे हमने क्वेश्चन देखा, हम क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं और हम तुरंत क्वेश्चन को, यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसको हम नहीं कर पाएंगे, और देखते ही हम उसको आगे बढ़ जाते हैं, आगे उसको स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा क्वेश्चन मिल गया तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है कि अब करें तो करें क्या। छोटे क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहे, सारे के सारे बड़े क्वेश्चन हैं। तो बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी ज़्यादा जानकारी आपको दी जाएगी, जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतनी कम जानकारी आपको दी जाएगी। उसमें ज़्यादा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी। तो जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान, जितना छोटा क्वेश्चन उतना टफ। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो क्या कह रहा है कि 10 persons आर सिटिंग इन 2 parallel rows, 5 person in each row in such a way that there is an equal distance between adjacent persons। 10 व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि सन्निकट व्यक्तियों के बीच की दूरी समान रहती है। ठीक है ना, अर्थात समान दूरी पे सारे व्यक्ति एक दूसरे से बैठे हैं। अब आगे कह रहा है कि इन रो फर्स्ट आर एस टी यू एंड वी आर सीटेड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। पंक्ति फर्स्ट में आर एस टी यू और वी बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में, और उन सभी का मुख कहाँ है, उत्तर दिशा में है। ठीक है, इन रो सेकेंड एफ जी एच आई और जे एफ जी एच आई एंड जे आर सीटेड बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। पंक्ति 2 में एफ जी एच आई और जे बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में, और उन सभी का मुख दक्षिण दिशा में है। तो आपको हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ बताया गया। ये जरूरी नहीं कि भाई इसी क्रम में बैठो जिस क्रम में दिया गया, क्योंकि ये रीजनिंग है। यहाँ अगर सारी बातों को क्लियर नहीं किया जाएगा तो आप कहेंगे ये दिया ही नहीं गया था कि भाई इनको इसी क्रम में नहीं बैठाना, आप उसी क्रम में सबको बैठा देंगे। तो वहाँ पर साफ दिया गया इसी क्रम में ये नहीं बैठे, एक एक चीज़ क्लियर दी गई है। ठीक है ना, अब देखो आगे आते हैं। तो फर्स्ट रो में कौन बैठा है, तो आपने कहा आर एस टी यू एंड वी, और सेकेंड रो में कौन बैठा है, एफ जी एच आई और जे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट द पर्सन सिटिंग इन वन रो फेसेस द पर्सन सिटिंग इन द अदर रो। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस एफ। ओनली 2 persons sit between F and I. The one who faces U sits immediate left of H. Only 1 person sits between H and J. The one who faces G sits second to the right of R. H does not face V. अब देखो हिंदी में दिया गया कि इसलिए दिए हुए बैठक व्यवस्थीकरण में एक पंक्ति में बैठे व्यक्ति का मुख दूसरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति के समान है। टी उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठता है जो एफ के सामने है। एफ और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। वह व्यक्ति जिसका मुख यू की ओर है एच के निकटतम बाईं ओर बैठता है। एच और जी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। वह व्यक्ति जिसका मुख जी की ओर है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। एच का मुख वी की ओर नहीं है। तो ये तो पूरा आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे सबसे पहला काम है हमारा अरेंजमेंट को बनाना। सबसे पहले क्या बनाना हमें, अरेंजमेंट। तो यहाँ पर नहीं दूसरे एक नई जो है एक नए उसमें स्लाइड में बना लेते हैं इसको।
क्योंकि इसमें तो फिर दिक्कत हो जाएगी, दिखेगा नहीं सही से। तो यहाँ पर देखिए 2 पंक्तियों में लोग बैठे हैं, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहला काम 2 पंक्ति हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर ली। ये पंक्ति आपकी फर्स्ट, ठीक है ना, किसी को भी आप फर्स्ट या सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। एक पंक्ति ये आपने ड्रॉ कर ली और एक पंक्ति और आपने ड्रॉ कर ली इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट रो, इसको आप फर्स्ट रो मान लो, इसको आप सेकंड रो मान लो। दोनों पंक्तियों में 5-5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट रो में कौन कौन बैठा है, तो आपने कहा फर्स्ट रो में बैठा है R S T U और V, R S T U एंड V, ठीक है। सेकेंड रो में कौन कौन बैठा है, तो F G H I J, F G H I और आपका J, ये फर्स्ट रो में बैठे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। 2 लाइन हमने खींच ली, प्रत्येक में 5-5 लोग हैं, 5 लोगों को इस प्रकार से बैठा दिया, ठीक है ना। फर्स्ट रो में आपके बैठे हैं R S T U और V, सेकेंड रो में F G H I और J। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है आपका वो कहाँ से, आपका देयरफॉर से लेकर के, और नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट है, T से जो है V तक, ये है पूरा आपका मेन क्वेश्चन, ठीक है ना। ये तो आपका इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि T सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस F। T जो है उस व्यक्ति के दाईं ओर, ठीक है ना, T उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है जो F के सामने है। अब देखो यहां पर अगर आप देखें तो F तो ऊपर वाली रो में बैठेगा, उसका लेफ्ट राइट, और इस पंक्ति में जो बैठेगा उसका लेफ्ट राइट अलग अलग होगा। इसका आपका जो पंक्ति फर्स्ट है उसका लेफ्ट राइट अगर आप अपने अकॉर्डिंग मान लेते था, तो ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है। तो जो पंक्ति फर्स्ट में लोग बैठेंगे उनका लेफ्ट राइट आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा उनका लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा उनका राइट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर तो T उस व्यक्ति के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है जो F के सामने है। आपने कहा अगर यहाँ पे F को मैंने मान लिया तो यहाँ पे वह व्यक्ति हो गया, तो 1 2 3 यहाँ पे वो क्या हो गया आपका T हो गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा आपका T हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन और है आपके सामने, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो F आप यहाँ पर ले आएंगे तो T आपका लास्ट में चला जाएगा, तीसरी कोई भी कंडीशन आपकी नहीं बन सकती, ठीक है। अब जरा आगे आ जाओ, आगे देखो क्या कह रहा है कि F और I के सामने, F और I के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है ना, और वह व्यक्ति जिसका मुख U की ओर है H के निकटतम बाईं ओर बैठता है। तो F अगर यहाँ पर है, तो F अगर यहाँ पर है तो 1 2 यहाँ पर आपका I बैठेगा, ठीक है ना, और H के निकटतम जो बाईं ओर बैठा है उसका चेहरा कहाँ है, उसका चेहरा U की तरफ है। देखो वह व्यक्ति जिसका मुख U की ओर है H के निकटतम बाईं ओर बैठता है, ठीक है ना, बायां मतलब हो गया लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब जहां पर H तो की सेकेंड रो में बैठेगा ना, तो भाई इसका H का लेफ्ट तो यही होगा। तो आपने कहा कि H अगर यहाँ पर होता, H अगर यहाँ पे होता तो उसके लेफ्ट में कौन होता I, तो यहाँ पे U को बैठना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कौन बैठा है T, तो यहाँ पे H नहीं हो सकता। H अगर यहाँ पर होगा तो आपका U यहाँ पर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो और जरा देखो H के बारे में क्या दिया गया है, H और J के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। अब देखो ये कंडीशन यहाँ पे नहीं बन पा रही। देखो H अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे J का होना अनिवार्य है, जबकि यहाँ पे पहले से ऑलरेडी I बैठा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। अब हमें सेकंड नंबर कंडीशन को बनाना पड़ेगा, अब हमें सेकंड नंबर कंडीशन को बनाना पड़ेगा। सेकंड नंबर कंडीशन हमारी क्या है, वो ये है कि F हमारा यहाँ पर होगा, वह व्यक्ति यहाँ पर होगा, तो T हमारा यहाँ पर आ जाएगा और I हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, I हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो H जो है, H के जो बाईं ओर व्यक्ति बैठा है, ठीक है ना, उसका चेहरा किसकी तरफ है, U की तरफ है। अब यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो H को मैं यहां बैठा सकता हूं, H को मैं यहां पर भी बैठा सकता हूं, 2 जगह है H को बैठाने की। H अगर यहां होगा तो यहां पर वह व्यक्ति बैठेगा, तो यहां पर आपका U हो जाएगा।
आपने कहा अगर यच यहां पर होता तो यहां पर कौन होता, यहां पे आपका यू यहां पर बैठ जाता, ठीक है ना। यच अगर यहां पे होता तो यहां पे कौन बैठ जाता, यू यहां पर आ जाता, ठीक है। ये दो कंडीशन हमारे सामने हैं अभी, ठीक है। अब जरा और आगे आ जाओ। अब देखो यच और जे के मध्य एक व्यक्ति है, देखो दिया गया है यच और जे के मध्य, यच और जे के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। तो यच अगर यहां पर आपने बैठाया है, यच को अगर आपने यहां पर बैठाया है तो अब क्लियर है कि जे यहां पर होगा। अगर यच यहां पर होता तो जे यहां पर हो जाता, ठीक है, ये भी क्लियर। अब देखो यहां पर देखो जरा, अब यहां तक बात क्लियर। वह व्यक्ति जिसका मुख जी की ओर है, जी की ओर है, आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। वह व्यक्ति जिसका मुख जी की ओर है, अब देखो आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। अब अगर मैं यहां पर इस कंडीशन को हटा के पहले मैं ये देख लूं क्या उस कंडीशन पे मेरा अरेंजमेंट सही आ रहा है कि नहीं। अगर यच यहां पर होता तो जे यहां पर होता, जी यहां पर होता। अब कह रहा है कि वह व्यक्ति जिसका मुख जो है कहां है, अब जी यहां पर अगर होता तो यू यहां पर होता, ये भी क्लियर। वह व्यक्ति जिसका चेहरा जी की तरफ है वह आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखो यहां पर आर को मैं बैठा नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यू बैठा है। यहां पे आर को बैठाऊंगा तो 1 2 यहां पर वो व्यक्ति बैठेगा लेकिन उसका चेहरा जे की तरफ हो जाएगा। तो फिर ये वाली जो कंडीशन है हमारी ये गलत हो जाएगी। भाई मैंने कहा था ना कि यच और जे यहां पर हो सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल, लेकिन इस कंडीशन के आधार पर फिर ये नहीं बन रहा कि वह व्यक्ति जिसका चेहरा जी की तरफ है, अर्थात जो व्यक्ति यहां पर बैठा है वह आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आर के दाईं ओर दूसरा बैठ ही नहीं पाएगा। इसलिए ये कंडीशन हमारी गलत है, हमको उसी पिछली कंडीशन पे चलना पड़ेगा। अर्थात हमको यहां से जो है, यहां से इसको हटा करके, यहां से इसको हटा करके यहां पे एच को रखना होगा, यहां पे जे को रखना होगा, और यहां पर जो है आपका कौन आएगा, जो है यहां पे आपका यू आएगा। तो यहां पे आपका आर आ जाएगा, यहां पे आपका आर आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो कह रहा है कि भाई देखो जी का चेहरा, वह व्यक्ति जिसका मुख जी की ओर है आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठता है। तो भाई यहां पर देखो जिसका चेहरा जो है, जी का चेहरा किसकी तरफ हो गया, यू की तरफ, आर के दाईं ओर दूसरा हो गया। अब कह रहा है कि जो यच है, जो यच है, यच का मुख बी की ओर नहीं है, अर्थात यहां पे वी नहीं बैठेगा। तो यहां पे एक ही व्यक्ति बचा, कौन, एस। तो यहां पे कौन हो जाएगा आपका वी, क्योंकि भाई एच का चेहरा बी की तरफ नहीं है, अर्थात यहां पर बी नहीं बैठेगा, तो यहां पे एस बैठ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा। तो ये अरेंजमेंट आपका बन के तैयार हो गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए इस अरेंजमेंट पे पहला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ पर्सन्स रिप्रेजेंट द पर्सन सिटिंग एट द एंड्स ऑफ द बोथ लाइन्स। निम्न में से किन व्यक्तियों का समूह दोनों पंक्तियों के सिरों पर बैठे व्यक्तियों को दर्शाता है। तो देखो यहां पर जे, आई, बी और टी, एक पंक्ति के जो है, पंक्ति जो फर्स्ट है उसमें एंड पे कौन बैठा है, बी और टी, सेकंड में आपका आई और जे। तो बी टी आई जे, बी टी आई जे, जे आई बी टी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस आर। निम्न में से कौन उस व्यक्ति के निकटतम दाईं ओर बैठता है जो आर के सम्मुख है। तो आपने कहा आर के सम्मुख कौन है, आर के सम्मुख यफ है, और यफ के तुरंत जो है राइट में कौन बैठा है, जे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे, इसका आंसर हो जाएगा जे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग जी। जी के संदर्भ में निम्न से कौन सा सत्य है। जे सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी। देखो जरा, जे सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, क्या ये सही है। जे तो आपने कहा राइट थर्ड में बैठा है, देखो सेकंड में थर्ड, 1 2 3, तो पहला तो गलत है। जो जे है वह जी के दाएं में तीसरा है, ये तो गलत। दूसरा दूसरा ये गलत, तीसरा बैठा है। दूसरा कह रहा है कि बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस जी। तो बी जो है उसका निकटतम पड़ोसी है जिसका चेहरा जी की तरफ है। तो आपने कहा जी का चेहरा यू की तरफ है, यू का निकटतम पड़ोसी एक तरफ यस है, एक तरफ टी है, तो बी उसका निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका गलत है।
ये भी आपका गलत है। तीसरे पे आ जाओ, बोथ H एंड I आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ G, H और I G के निकटतम पड़ोसी हैं क्या? देखो जरा, बिल्कुल देखो, H और I दोनों G के क्या है? निकटतम पड़ोसी हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 15th नंबर का क्वेश्चन है कि एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? जे फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस, ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पर जे फेसेस वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस, देखो जरा क्या ये सही है? तो आपने कहा कि एस का इमीडिएट नेबर कौन है? आर और यू, ठीक है ना, और जे का चेहरा उसकी तरफ बिल्कुल नहीं है, जे का चेहरा वी की तरफ है। तो पहला तो गलत हो गया, चूंकि जे का चेहरा वी की तरफ है, वो यस के निकटतम पड़ोसी में किसी की तरफ भी उसका चेहरा नहीं है। दूसरा, जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आई, तो आपने कहा जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ आई, क्या सही है? नहीं, गलत। ये भी गलत है भाई, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है आपका, तो सेकंड भी गलत। एफ फेसेस यू, एफ का चेहरा क्या यू की तरफ है? देखो जरा भाई, एफ का चेहरा क्या यू की तरफ है? नहीं, एफ का चेहरा आर की तरफ है, ये भी आपका गलत है भाई, ये भी आपका गलत है। चौथा, यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एस एंड टी, यू जो है यस और टी के ठीक बीच में है क्या? देखो जरा, बिल्कुल यस, यू जो है यस और टी के कहाँ ठीक बीच में है, एग्जैक्टली बिटवीन, एग्जैक्टली मिड में बैठा है, ठीक है ना। यू सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, आपका एस एंड टी बिल्कुल सही है आपका। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है ये जो है इस इंस्ट्रक्शन का कि हु एमंग द फॉलोइंग फेसेस एस, निम्नलिखित में से कौन एस के सम्मुख है? एस की तरफ किसका चेहरा है? देखो जरा भाई, एस की तरफ किसका चेहरा है? अरेंजमेंट पे देखो, एस की तरफ एच का चेहरा है, तो एस के सामने एच बैठा है, एस के सामने कौन बैठा है? एच बैठा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से और कम समय में बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन बड़ा है उसको देख के कभी भी आपको उसको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान होगा आपके लिए। तो आज के लिए जो है इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपके क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।